नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे जात का मैदान, क्या है समाधान। जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय बनता जा रहा है जो भाजपा के लिए अब यक्ष प्रश्न में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक ओबीसी ही है। पिछले 4 चुनाव में ओबीसी वर्ग ने भाजपा का भरपूर साथ दिया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत में ओबीसी का बड़ा योगदान है। ओबीसी के सपोर्ट के कारण 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 71 और 2019 में 62 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो एक नहीं दो बार भाजपा का ओबीसी समीकरण भारी पड़ गया था। लेकिन अब बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाकर भाजपा को दुविधा में डाल दिया है। जातिवादी राजनीति में विभाजित उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना की मांग उठाई जा रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की इस चाल की काट ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बैठक में विचार विमर्श किया। इस बैठक में यूपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। ओबीसी समुदाय को किस तरह जोड़ा रखा जाए, इस मुद्दे पर दिल्ली में गंभीर चिंतन किया गया। ये चिंतन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं भाजपा का कोर वोट बैंक बिखर गया तो फिर भाजपा के लिए यूपी के साथ साथ बिहार और अन्य राज्यों में भी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अब देखना है कि इसके लिए भाजपा क्या फॉर्मूला तय करती है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ रिएक्शन वो देख लीजिए। जातीय जनगणना का विपक्षी दल का जो स्लोगन है, ये महज एक सियासी एजेंडा है कि एक राजनीतिक शगुफा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 2014 में जब उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली, तभी से उनका संकल्प देश के पिछड़े, कमजोर, गरीब लोगों की समृद्धि और खुशहाली है, जिसके लेकर के निरंतर भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व काम कर रहा है। और आज चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, युवा हो, महिलाएं हो, सबके सशक्तिकरण के लिए जो नीतियां और कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के जो विभिन्न वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करते हैं और उन नीतियों और कार्यक्रमों को, जिनसे लोगों को, गरीब तबके के लोगों में, कमजोर लोगों में, पिछड़े वर्ग के लोगों में समृद्धि और खुशहाली आए, वो उन योजनाओं को लेकर के उनके विचार विमर्श करते हैं। देखिए, जाति जनगणना का जो सवाल है वो पूरा देश और प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी की शुरू से ये मांग रही है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इसके समर्थन में कोई मुहिम चला रही है तो हम कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं। और जहां तक रहा सवाल ओबीसी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा करने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी की बात करने का हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव जी का जो मुख्यमंत्री सरकारी आवास था, वो जब अखिलेश जी ने छोड़ा था तो उन्होंने गंगा जल से उसको धुलवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कृत्य करके ओबीसीओं को अपमानित करने का जो कार्य किया था, वो देश और प्रदेश उनको कभी माफ नहीं कर सकता। जाति जनगणना जैसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे हम सुलझाने के लिए कह रहे हैं कि सरकार जाति जनगणना कराए। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हमने जाति जनगणना की शुरुआत कर दी है। बिहार में जो आंकड़े आए, हमने उनका स्वागत किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के बजाय उसे कैसे निपटा जाए, इस पर ध्यान आकर्षित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जनमानस विरोधी है। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने के लिए बीजेपी सत्ता में आती है। चुनाव से पहले पिछड़ों की बात करती है, युवाओं, किसानों की बात करती, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति का नाम याद रह जाता है जिसको पूरा देश जानता है। तो जातिगत जनगणना और खासतौर पर ओबीसी वोटर्स, इन पर कड़ी नजर। और इसके साथ ही ये भी कि अगर जो फॉर्मूला सपा कांग्रेस अपना रहे हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं, अन्य विपक्षी दल के जो फॉर्मूले पर कामयाब हो जाते हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि वाकई जो मीटिंग हुई उसमें कोई काट निकल भी पाई जातिगत आरक्षण के बाद। रोहन सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन जी, स्वागत आपका। केसी जैन साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर एस.के. दुबे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। आनंद तिवारी जी प्रवक्ता है सुबह सपा से, हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले केसी जैन साहब, मीटिंग हुई, कुछ निकला मीटिंग से? कोई चिराग घिसा हो, जन बाहर आया हो जो ओबीसी या जाति जनगणना का किसी तरह का कोई जादू कर दे या कुछ हो जाए? सर देखिए पारुल जी,
आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। देखिए पारुल जी, जहां तक मीटिंग की बात है, पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से आगे 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारे तमाम सारे वक्ताओं ने जो बात कही, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, ये बार बार जाति जनगणना की बात तो कर रहे हैं। लेकिन 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, तब समाजवादी पार्टी चुप रही और उनको मौत समर्थन देती रही, तब इन्होंने जाति जनगणना की कोई बात नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रही, इन्होंने कोई जाति जनगणना नहीं कराई। आज इनको जाति जनगणना की याद क्यों आ रही? और एक बड़ी बात ये, एक बड़ा सवाल ये है कि जो जातियां पहले से हैं, इनके लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने काम क्या किया? सबने एक एक दो दो जातियां चुन रखी हैं। अब आप देखिए कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, उनको भी सिर्फ यादव दिखाई देता था, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी ओबीसी का मतलब सिर्फ यादव दिखाई देता था। ओबीसी में 70 से ज्यादा जातियां हैं। अगर इनको मान सम्मान मिला होता, इनको बराबरी का दर्जा मिला होता, इनको हक मिला होता, तो जो इतनी जातियां पिछड़ी रहेगी, इतनी पिछड़ी नहीं रह गई होती, ये भी आ गई होती समाज की मुख्य धारा में। लेकिन इनकी किसी की सुध तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने तब ली नहीं, और ना तो इन्होंने मांग की राहुल गांधी जी से, क्योंकि ये लगातार समर्थन करते रहे थे मनमोहन सिंह जी की 10 साल तक सरकार का। इनको उनसे कहना चाहिए कि आप जाति जनगणना कराइए, बल्कि जो जाति जनगणना हुई भी उसका रिजल्ट भी सामने नहीं आया। और एक चीज है कि जब जाति जनगणना की जो ये बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 4 लाख से ज्यादा जातियां हैं, तो जब इतनी ज्यादा जातियां हैं तो आप जाति जनगणना करा करके भी क्या आप जातिगत आधार पर एक एक सीट भी किसी को दे पाएंगे लाभ की, हो चाहे नौकरी में हो या विधानसभा में हो या लोकसभा में हो? आज जरूरत इस बात की है कि गरीबी और अमीरी की जो खाई उसको पाटने की आवश्यकता है। आज हम कहीं पे सफर करते हैं तो ये नहीं देखते कि बगल की सीट पे कौन बैठा है, ना पूछते हैं कौन बैठा है, ना तो जी। सपा से हमारे साथ एसके दुबे साहब जुड़े हैं। दुबे साहब, ये कहा जा रहा है कि अब तक के समीकरणों को समझते हुए कि ओबीसी वोटर जब तक बीजेपी के साथ है तब तक बीजेपी आगे बढ़ रही है। ये 4 बार के चुनाव से 2 बार के विधानसभा चुनाव और 2 बार के लोकसभा चुनाव में ये पता चला, और ये कहा जा रहा है कि इसी समीकरणों को भेदने के लिए आपने फॉर्मूला जातिगत आरक्षण की बात कही है। और इससे पहले यह भी कहा जा रहा है कि आपकी सरकारें भी हुई, आप नहीं कर पाए, और सपा के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके ऊपर तो ये आरोप कि आपने मांग ही नहीं की, और कांग्रेस के ऊपर ये कि वो करके दिखा नहीं पाए। अब मांग की जा रही है। जवाब सर। दुबे साहब का ऑडियो नहीं मिल रहा है। दुबे साहब, म्यूट है क्या आपका डिवाइस? कहिए। अभी आई? हाँ जी, कहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक आरोप लगाया कि इनके शासनकाल में, सपा के शासनकाल में एक ही पार्टी का, एक ही जाति का वर्चस्व था। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो संस्थापक थे हमारे पार्टी के, माननीय नेताजी, उनका पूरा आप टीम देखिए, पूरी टीम, जो शायद ही कोई ऐसा हो जो उनकी टीम में ना हो, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सारे, चाहे किसी दूसरे धर्म के हो, सारे लोगों का एक एक टीम उन्होंने बनाया था। तो इनका ये जो कहना कि जाति हुई है, आई थिंक ये इस चीज को थोड़ा सुधार करें। कि हमने हमेशा सभी धर्म, सभी जाति का सम्मान किया और सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है। जी ठीक है, मैं सपा के पास जा रही हूँ। रोहन जी, ये कहा जा रहा है कि सपा का तो कहना है कि साहब हमने तो हर जाति का सम्मान किया है, नेताजी के समय पर भी सम्मान हुआ, ये उनका कहना है। लेकिन ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपकी भी सरकारें रही, चाहते तो आप भी करवा लेते। जी समझिए कि अगर जाति जनगणना में भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रही है, केसी जैन साहब से अभी पूछा मैंने, आवाज शायद नहीं गई होगी, कि ये समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना का कि नहीं। यही सिचुएशन, यही इनकी लाइन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि
ये तो सब मानते हैं कि भारत की 80% आबादी पीछे छूट गई है विकास के पूरे क्रम में। और मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस ने अपनी गलती सुधार करना चाहती, कहीं कुछ रह गया और छूट गया होगा, राहुल जी ने स्वयं कह के रखा है। तो हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, जातिगत जनगणना हो और ताकि पता चले कि कौन ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट गए, ताकि उनको आगे बढ़ाने के लिए मैक्रो लेवल पे पॉलिसी का निर्माण हो सके, ताकि लोगों को समझा जा सके कि उनकी क्या जरूरतें हैं और एक अम्ब्रेला तैयार किया जा सके उन लोगों के लिए जो बहुत बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अभी तक नहीं जा पाए। उन्होंने जब राहुल जी ने संसद में बताया कि सिर्फ मात्र 3 ओबीसी हैं जो भारत के 5% बजट को देखते हैं 82 लोगों में। ठीक है, किसी जन साहब आप सोचने जवाब दे वाली है लीजिए, फिर जुडिशरी में कितने लोग उसके हैं। बाद मेरा भी एक सवाल है जो मैं आपसे लूंगी। कहिए किसी जन साहब, आप समर्थन में हैं या नहीं, या चाहते भी हैं कि नहीं चाहते? एक सवाल, समर्थन करते हैं कि नहीं जातिगत जनगणना? नहीं पारुल जी देखिए, वही पूछ रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष आज मुखर हो रहा है उसका कारण क्या है? पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि आज उनको क्यों याद आ रही? क्या ऐसा है? ऐसा तो है नहीं कि आजादी के बाद से अब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। आप इतने लंबे समय तक शासन काल में रहे, आपने अब तक क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई? क्या पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल गया? जातियों का परसेंटेज जो था, जितना परसेंटेज था सारा 10 सालों में बदल गया क्या? आपने अगर जाति जनगणना कराई थी तो उसको आपने जनमानस के पटल पे क्यों नहीं रखा? उसको छुपा के क्यों रखा? और एक चीज है, आज आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आप तो महिला आरक्षण का भी विरोध करते रहे। आप महिला आरक्षण बिल ला रहे थे और आपकी पूर्व बहुमत की सरकार थी, उसके बाद में भी समाजवादी पार्टी के डर से समाजवादी पार्टी ने आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, क्या महिलाओं की कोई महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं? क्या महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए नहीं करते? अभी आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। सदन में महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं तय हुआ? अरे फिर अभी बात किसी और चीज की हो रही है। महिला आरक्षण पे आप बात करें, अभी महिला आरक्षण की बात करते हैं तो समाज से बाहर है क्या? नेपाल चाइना पहुंच जाएंगे, बन चुका है ना, उसका जवाब दीजिए ना भाई। नहीं, आप एक लाइन को बचाने का पर्पज नहीं, एक लाइन में जवाब दीजिए। क्या आप जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनिए, एक लाइन। वो कह रहे हैं आप अपनी मंशा साफ कीजिए, उसके बाद वो तय करेंगे कि जनगणना का समर्थन करना है नहीं करना है। आप क्या करें? ऐसी खिचड़ी मत पकाइए प्लीज, बारी बारी से अपनी बात रखिए। रुक जाइए, मैं अभी आनंद तिवारी जी के पास जा रही हूँ। उनकी बारी नहीं आई थी, उनके पास अभी मेरे को जाना होगा। 1 सेकंड रुक जाइए। सुबह से पास से आनंद तिवारी जो हमारे साथ जुड़े। आनंद तिवारी जी, कास्ट सेंसस ये इसलिए कांग्रेस जरूरी मान रही है क्योंकि उनको लगता है कि ये पता चलना चाहिए कितनी जातियां हैं, उस हिसाब से जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। लेकिन क्या अब तक जो आरक्षण जिन जिन को मिला है उसमें हम देखते हैं SC ST OBC, जिनमें SC ST को आरक्षण की बात हम करते हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं। हम सिविल एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज में देखते हैं कि कई जगहों पर उन्हें फ़ायदा मिलता है। जो जनरल कास्ट के बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस जग जाहिर है कि क्या स्थितियां हैं कि कई तो बहुत ही ज़्यादा अप क्लास हो गए हैं, लेकिन कई अभी भी जो जनरल कोटे के भी हैं उनकी भी स्थितियाँ बहुत ही खराब हैं, बहुत ही दयनीय हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना कितना इस मामले में सुधार ला पाएगी? और बीजेपी कह रही है आर्थिक स्थिति को भी आकलन करना चाहिए। तिवारी जी आवाज मिल रही है? आनंद जी चलिए, डिस्कनेक्ट हुए। केसी जैन साहब, मेरा सवाल वही जो अभी मैंने आनंद तिवारी जी से भी कहा कि आरक्षण जिसमें हमने देखा अलग अलग जातियों को आरक्षण मिला, और जैसे कि मैंने अभी भी दोहराई इस बात को कि कई जगहों पर हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियां घर के परिवार के सभी लोगों को मिली हुई है लगभग। अब ये कह सकते हैं कि परिवार बड़े भाई हैं, छोटे भाई अलग अलग घर में रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो कास्ट फैक्टर आ जाता है, आरक्षण फैक्टर आ जाता है। और उन्हीं के साथ जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो मेरिट में भी आ गए होते हैं या जिनके स्कोर अच्छे हुए होते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती सर, उनकी दयनीय स्थिति होती है। तो आरक्षण तो यहाँ पर भी परेशानी खड़ी करता है। और एक तरफ आपका जो विचार है कि आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर ये इनका फॉर्मूला चल गया सर तो चुनावी समय में आपको दिक्कत हो जाएगी। 2 सवाल है मेरे आपके साथ। देखिए पारुल जी, बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने उठाया भी। बिल्कुल सही बात है कि देखिए आज समाज के अंदर जातिगत आधार पर भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है।
है कहीं पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन जहां पर है उसका निराकरण, उसके निस्तारण के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सामान्यतया आज जाति और धर्म के आधार पर जहां कोई भेदभाव नहीं है, और ये आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए थी, इस आर्थिक आधार पर इसलिए नहीं थी क्योंकि इनकी जात के आधार पर भेदभाव होता था। आज आजादी के 50 साल पहले वाला माहौल नहीं है। समझ नहीं पाऊंगी आज क्या बोल रहे हैं रोहन जी, है, रुक जाइए, वापस आ रहे हैं आपके आज पास। आजादी के 50 साल पहले का माहौल नहीं, आज सब कुछ बदल गया है। हम इसीलिए कह रहे थे, आपने बीच में मुझे रोक दिया था, मैं रुक गया था, कि आज हमारी बगल की सीट पे कौन होटल में भोजन कर रहा है, बगल के कमरे में कौन रुका है, और हमारी अगर हम ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, हमारी जस्ट ऊपर की सीट पे किसको सीट मिली हुई है, हमारे जस्ट नीचे किसको सीट मिली हुई है, कहीं पे कोई किसी से नहीं पूछता है। हम यहाँ तक कि होटल में भोजन करते नहीं पूछते हैं कि कौन बनाने वाला कौन। तो ये जो व्यवस्था कभी हुआ करती थी समाज की, आज धीरे धीरे सामाजिक जागरूकता और जनता के अंदर प्रेम सौहार्द के कारण ये सारी सब चीजें बदली हैं। तो इस बदलाव को क्यों न स्वीकार करें। आज जरूरत है अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने की, आज जरूरत है आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की। वो एक ही स्टैंड आपका चाहते हैं कि आप उस पर क्लियरिटी दें कि आपकी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। नहीं पारुल जी, जातिगत जनगणना हो, लेकिन बात यह है कि अगर 4 लाख जातियां सिर्फ महाराष्ट्र में है, आप उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, और क्या इससे वर्ग विभाजन और नहीं बढ़ेगा। आज हम देश की एकता अखंडता मोर्चा यूपी के लिए ही खोले हैं क्या रोहन जी? ये करते हैं, रुक जाइए पारुल जी, आज हम बात ये करते हैं एकता अखंडता के साथ साथ कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। इससे तो ये मैसेज जाएगा कि जो जितनी अपनी पॉपुलेशन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंट्रोल पे काम कैसे होगा। ठीक है, अब रोहन जी को बोलने दीजिए। किसी जन साहब एक सेकंड रुकिए, मैं उनको भी सुन लूं जरा, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, फिर आप दोनों साथ में बोल रहे हैं तो। हाँ रोहन जी, आप बोलिए। पारुल जी आपको बोलने का मौका चाहिए। पारुल जी, अगर इस तरीके की चीजें आ रही हूँ ना वापस, किसी जन साहब वापस आप ही के पास आ जाओ थोड़ा सा। जनगणना से जो भेदभाव पैदा होगा, और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि अगर आप अपनी जातियों को ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको आरक्षण ज्यादा मिलेगा, आपकी ज्यादा होगी, आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। अब आप बताइए, भारत देश वो कह रहे हैं 4 लाख जातियां महाराष्ट्र में हैं, अगर जातियों के अंदर जातियां छोटी बड़ी जातियां सब हैं, ये आप भी जानते हैं। हमारे देश में बहुत विवाद है इस मामले में, जातियों के मामले में। तो हर जाति का परसेंटेज मिलेंगे, और क्या गारंटी है कि आप हर जाति का परसेंटेज निकलने के बाद उसे सीट देंगे? मेरी आप बात नहीं समझी, सीट देने की भी बात नहीं है पारुल जी। जब भारत में जाति सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हर राज्य का और देश का, दोनों सेंट्रल का, दोनों का बनता है, इसका सबका डेटाबेस मेंटेन्ड है। जनगणना में जातिगत लिया जा सकता है, उसका कॉलम भी रहता है, सॉफ्टवेयर से अब होने लगा है। इनको सिर्फ इनेबल करना है, उनकी आर्थिक स्थिति पता चल जाए कि कितने राजभर है, कितने यादव है, कितने कुर्मी, कितने कोयरी, कौन कितना कमा रहा है, कितना नौकरी पाया, क्या बुराई है इसमें पता चल जाए। तो कुल मिला के इसमें जातिगत अगर कोई हमको जितना अच्छा आंकड़ा रहेगा उतनी बढ़िया पॉलिसी बना पाएंगे। नहीं तो जात जानने की क्या आवश्यकता है, विकास और डेवलपमेंट के लिए जात जानने की क्या आवश्यकता है। आपने ओबीसी जो लोग हैं, जातियों को देखकर कितनी जातियों को कौन सा लाभ दिया आज तक? ये लॉजिक समझ में नहीं आया। कैटेगराइज है, जो पहले से कैटेगराइज है, उनके लिए आपने क्या भाई लोन दिया जाता है। एक सेकंड रुक जाइए जरा, लॉजिक समझ लेती हूँ। अगर बैंक लोन देने की बात करता है तो घर में स्थिति देखता है ना कि आप वो पैसा वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया परिस्थिति आकलन का। आप परिस्थिति जाति जनगणना कराने के बाद आकलन करेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। उसी फॉर्मूले पर तो केसी जैन साहब भी बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने की बात आप इसलिए कर रहे हैं कि किसके पास कितना है। पारुल जी मेरी बात समझिए, कोई आरक्षण की नौकरी की ही बात नहीं। अगर भाजपा में था मैं तो कह देगा आरक्षण का क्या कहते हैं असेसमेंट कराएंगे, चेक कराएंगे आरक्षण रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मोहन भागवत जी एक बार कह देते बिहार में चुनाव। अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं। अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये पता चलना चाहिए किसके कौन कितना कमाता है, कितनी जातियां कहाँ हैं, तो कौन कितना कमाता है इसका आकलन करने के लिए जातिगत जनगणना करवानी है आपको। पता होना चाहिए। मेरी बात बिल्कुल, मेरी बात में इसके पीछे ये बहुत हल्की उड़ाई जाने वाली बहस नहीं है, बड़ी गंभीर बहस है। मेरी बात समझिए, जातियों से जुड़ा होता है उनका व्यापार। जैसे निसाब करते हैं काम मछली पकड़ने का नदियों के किनारे का, तो आप देखेंगे कि 80% निसाब मछली
ही काम कर रहे हैं, चलिए, यादव दूध का ही काम कर रहे हैं, आपका जो लॉजिक है ना खेती सर, का ही काम कर रहे हैं। आपका जो किसान लॉजिक तो है ना वो मैं- बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे दर्शकों को समझ में आ गया आपके उसी सेंटेंस में, जब आप कह रहे हैं कि ये भी पता होना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है। उससे किस चीज का विकास करने वाले हैं आप? अगर आपको पता चल गया कि ये 10 परिवार हैं या अति गरीबी में आते हैं, फिर क्या करेंगे? उनकी जाति चेक करेंगे पहले, अति गरीबी में आते हैं कि नहीं? पता चलेगा कि निषादों की बिल्कुल सुनिए ना, पता चलेगा कि निषादों की क्या कहते हैं बहुत बड़ी आबादी जो नौकरी बस विभाग। नहीं आप ना अब आप घुमा रहे हैं अपनी बातों से हमें, जाएंगे तो पहले जो नदियों कह का गए शायद अब आप घुमा रहे हैं अपनी बात। मैं लौट रही हूँ, हमारे बिल्कुल, साथ आनंद तिवारी जी भी जुड़ गए, लौट के आऊंगी आपके पास, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। आनंद तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, सुन पा रहे हैं आप मुझे? धन्यवाद, नमस्ते। आनंद तिवारी जी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किसके पक्ष में है कि नहीं है, ये बिल्कुल पहले होनी कांग्रेस चाहिए। यही पूछ रही है। हाँ आगे बताइए, बिल्कुल क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग क्या बात करेंगे, गुमराह करने वाले लोग। जब इनकी 4-4 बार 5-5 बार सरकारें थी तो कभी नाम नहीं लिया इन्होंने। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उसके ऊपर ये अपना किया कराया पाप जो है वो थोप रहे हैं। हमारा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम इसको 20 साल से चिल्ला रहे हैं और जातिगत जनगणना होगी तो अभी पता चलेगा जिसकी जितनी संख्या किसी भारी जन उसकी साहब उतनी आपकी परेशानी हिस्सेदारी। बढ़ जाएगी सर, आ रही हूँ, रुक जाइए। आनंद तिवारी जी बहुत बढ़िया बात की आपने, बहुत बढ़िया बात की। पहली किसी जन बात। साहब, और दूसरी अभी बात, आप ही के दल आपकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा बताइए? पारुल जी देखिए, सुहेल देव पार्टी हमेशा से इस मुद्दे को उठाती रही है, उनकी पहचान इसी मुद्दे को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी इसके कहीं पे विरोध में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात जरूर कह रही है कि एक तो अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आज उठा रहे हैं, लंबे समय तक पिछले 65-70 सालों तक इन्होंने क्यों नहीं ये काम किया। दूसरी बात ये कि आज उनको इस चीज की याद आ रही है। तीसरी बात ये कि इसके लाभ क्या होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आज जरूरत है आर्थिक आधार पर, अरे आप ही के सहयोगी दल है यहाँ तो मत लड़िए, जो रुक जाइए। आर्थिक आधार पर जो भेदभाव है, आर्थिक आधार पे जो खाई है उसको पाटने की आवश्यकता है और आर्थिक आधार पे आरक्षण। ठीक है, मैं दुबे साहब के पास जा रही हूँ, रुक जाइए। उनके पास, उनसे बहुत ही शॉर्ट में मैंने आंसर लिया था और उसके बाद उनके पास मैं गई भी नहीं, तो दुबे साहब के पास जा रही हूँ। दुबे साहब, हकीकत क्या है? क्या वाकई में बहुत, क्योंकि ये लंबे समय से चला आ रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक को देखकर या कौन सा वोट बैंक किस स्टेट में बड़ा है इसको देखकर होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना में आएंगे तो हर स्टेट में, अगर हम ओबीसी की बात करें तो कई सारी जातियां आती हैं, और अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो वहां पर भी भंडार है जातियों का, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? मैडम देखिए, जातिगत जनगणना की जब बात आती है ना तो वो केंद्र सरकार का विषय है, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कि बिहार सरकार ने किया, लेकिन इसमें एक चीज है, देखिए ये पार्टी राजनीति से हटके कि आज भी हिंदुस्तान में एक तो परफेक्ट आबादी का किसी को नहीं मालूम है, ये आबादी भी कितनी है, ठीक है, उसमें जो जातियां हैं, जो धर्म है, कि जो लोग हैं वो कितने हैं। तो हमारी जो मांग ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कुछ करती है जिससे कि ये पता चले कि कम से कम इस जाति के लोग कितने हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कितनी है, कैसी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने जनगणना कराई लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए, इसके पीछे क्या आकलन करते हैं आप? वजह क्या हो सकती है? नहीं देखिए, मैं दूसरे का तो मैं नहीं जानता हूं कि उनका क्या रीजन है क्या नहीं है, वो तो कांग्रेस वाले जाने कि भूपेश सरकार ने या कर्नाटक की सरकार ने आज तक वो क्यों नहीं किया है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कि ऐसा होना चाहिए, और ये कोई बुरी बात नहीं। आज रोहन साहब, जनगणना कराने के बाद जारी करने में भी डर लग रहा है आपकी सरकारों को, तो क्यों? पूरी कंप्लीट नहीं हुई, किताबों में रखने के लिए जनगणना करा रहे हैं कि आपके स्टेट की गवर्नमेंट्स? नहीं, अभी जाति जनगणना वहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी पूरी रिपोर्ट कंपाइल करके भूपेश साहब कह चुके हैं ये बात एक इंटरव्यू में कि वो हमारे ऊपर है, हम कब जारी करें। आप पढ़ लीजिएगा, पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीजें, मैं अपने मन से नहीं कह रही। ये नहीं था कि मैंने रोक के रखा, तो वो उनके ऊपर है, तो ये रोकने के पीछे की वजह भी नहीं बता रहे ना आप लोग। अरे अभी रिपोर्ट कंपाइल हो रहा है, सारा डेटा इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, तो उसकी इम्पोर्टेंस का आकलन करते हुए, उसकी महत्ता का आकलन करते हुए उस पर तो एक्शन लीजिए। आप ही का स्टेट है वो तो, लेकिन वहां नहीं कर पाएंगे। जहां हमारी सरकार ने, वहां जरूर बताएंगे कि जातिगत जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है।
जातिगत जनगणना ये डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस नहीं अपनाना चाहिए ना। एक स्टेट में आपको जातिगत जनगणना इंपॉर्टेंट लगती है, वहां पर आप करवा लेते हैं लेकिन जारी नहीं करते हैं आंकड़े, और दूसरे स्टेट में कहते हैं, बताते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन बीजेपी हित में नहीं है, नहीं कर रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड ही हुआ ना, डबल फेस हुआ ना आपका। खैर, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जाति का मैदान है लेकिन क्या समाधान है, इसको लेकर बड़े नेताओं की मीटिंग हुई कि ओबीसी आरक्षण और फिर उसके बाद जाति जनगणना का जो मुद्दा उठा लिया है विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने, उसकी काट क्या है। इसलिए बड़ी बैठक हुई और उसमें क्या कुछ हल निकला इसके बारे में तो फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है सामने, लेकिन ये कहा जा रहा है कि काट ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर इस मुद्दे को ज्यादा भड़काया गया तो ओबीसी वोट फिसल सकता है, और उसे संभालने के लिए बीजेपी कोशिशें करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि 4 बार के चुनाव में ओबीसी ने बीजेपी का उत्तर प्रदेश में काफी साथ दिया। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।